डिवाइस जो थी मैंने यार कल भी नहीं कहा कि डिवाइस इधर लहदा ला कर रखी। अब ये कनेक्ट हो गया। काउंटिंग की क्लास पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज करके बता दे मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी तौसीफ। जी सर आ रही है आवाज। जी अली हैदर। जी सर आ रही। जी जी सर। अली हैदर मेरी आवाज़ आ रही? जी सर बिल्कुल क्लियर आवाज है। हेलो सर क्लियर है बात। कोई हैंड रेज करके बताया जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी फसीउर रहमान। जी सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज। क्लियर आ रही है आवाज आपकी। इधर से कोई बटन तो नहीं? सर क्लियर आवाज आ रही है फसीउर आपकी। रहमान आप क्लियर आ रही है आवाज। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है आवाज, आपको नहीं आ रही? लेकिन हेलो उस्मान मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उसामा सॉरी उसामा अनम्यूट करें और बताएं आवाज़ आ रही मेरी आपको? जी सर क्लियर है आवाज बिल्कुल। जी सर क्लियर है वॉइस आपकी। हेलो ग्रुप में पूछो कि आवाज़ आ रही, मैं शुरू तो करूँगा। पूछो ज़रा। ओके हैंड लोअर कर दो सर। अच्छा जी, आज हमने ये एलोकेशन मेथडोलॉजी पढ़नी है। बेसिकली ये प्राइस की जो है वो एलोकेशन है कि जब हम एक बंडल के तौर पर डील करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती हैं। लाइक जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है कि जी वो वॉशिंग मशीन भी देंगे, पाउडर भी देंगे, वॉशिंग पाउडर, और सर्विस भी देंगे 1 साल के लिए। तो जो हम उनसे कंसिडरेशन ले रहे हैं उसके अंदर मशीन की प्राइस भी शामिल है, उसके अंदर वॉशिंग पाउडर की प्राइस भी शामिल है, उसके अंदर जो मेंटेनेंस सर्विस है उसकी प्राइस भी शामिल है। तो अब अगर वो एक बंडल के तौर पर डील हुई हुई है तो हम उसको अलहदा अलहदा किस तरह से करेंगे, ये बेसिकली इशू है आज का, जिसे हम एलोकेशन मेथडोलॉजी के नाम से एग्जांपल 33 के तौर पर हम डिस्कस करने लगे हैं। An entity enters into a contract with the customer to sell product A, B and C in exchange for ₹100. Okay. The entity will satisfy the performance obligation for each of the products at different points in time. ठीक है कि ये प्रोडक्ट बी और सी की डील की है, ए किसी वक्त देनी है, बी किसी वक्त, सी किसी वक्त। ओके।
The NT regularly sells product A separately and therefore the standalone selling price is directly observable. पीछे पढ़ के आए हैं standalone price क्या होती है कि जिस प्राइस के ऊपर वो नॉर्मली मार्केट में चीज बिक रही होती है. The standalone selling price of the product B and C are not directly observable. और इनकी standalone prices नहीं है. ठीक है. तो अल्टीमेटली रूल ये है कि अगर सबकी standalone prices हों तो हम उनकी एक रेशियो बनाएंगे और उसी रेशियो से हम इन तीनों की जो जॉइंट प्राइस है उसको एलोकेट कर देंगे. ठीक है. लाइक अगर ये तीनों 500 की बिक रही हैं तो तीनों की स्टैंड लोन प्राइसेस अगर अवेलेबल हैं तो सबसे अच्छी बात है. हम क्या करेंगे, उन तीनों का आपस में जो रेशियो है स्टैंड लोन प्राइस का, उसी रेशियो से 500 में से ए, बी और सी की प्राइस निकाल लेंगे. लेकिन जब एक प्रोडक्ट की स्टैंड लोन प्राइस हो और बाकियों की ना हो तो क्या, किस तरह से एलोकेशन करेंगे? बिकॉज द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट बी एंड सी आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, द एंटी मस्ट एस्टिमेट देम. तो फिर मुझे उन्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा, मुझे उस 500 को अलग-अलग तो करना है. To estimate the standalone selling price, the entity uses the adjusted market assessment approach for product B. ये देखिए, the entity uses, ठीक है, कौन सी? Adjusted market assessment approach for product B and the expected cost plus a margin approach for product C. ठीक है. और ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कॉस्ट प्लस अ मार्जिन अप्रोच फॉर प्रोडक्ट सी. ठीक है. कॉस्ट प्लस मार्जिन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट सी है इसके ऊपर अगर मेरी 100 रुपये कॉस्ट आती है तो मैं 10 रुपीस का मार्जिन रखता हूँ, लिहाजा इसकी जो प्राइस है ऑब्जर्वेबल प्राइस वो स्टैंड लोन प्राइस बन जाएगी और वो कितनी बनेगी? 110 है. और जो प्रोडक्ट बी है उसकी हमने बनानी है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच के तहत. इन मेकिंग दोज एस्टिमेट्स, ये दोनों एस्टिमेट है, देंटी मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स इन अकॉर्डेंस कि जो आपको चीजें अवेलेबल हैं. ऑब्जर्वेबल इनपुट का मतलब है कि जो आपको मार्केट में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर हम इसको बेस करते हैं. देंटी मैक्सिमाइजेस द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट्स इन अकॉर्डेंस. ठीक है. Then to estimate the standalone prices as follows. अब इस तरह से standalone prices जो हैं वो बनेंगी. इसका टोटल जो हमारी प्राइस है वो अल्टीमेटली एक्सचेंज फॉर पीस 100 है. तो अब उस 100 को हमने किस तरह से डिवीजन करनी है, ये देखें. प्रोडक्ट है, कहता है जी ये तो मार्केट में बिकती है 50 रुपए की, कोई इशू नहीं है. ठीक है. प्रोडक्ट बी जो है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच है. ठीक है. इसको हम 25 में करेंगे और ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच वो 75 उस हिसाब से बनती है. लिहाजा इनकी एक एक प्रोडक्ट की जो टोटल प्राइस है वो कितनी बनती है? 150. ठीक है. ये हमें मार्केट ये हमें डाटा दिया हुआ होगा, ये जो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच है. और एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच का मतलब ये होता है कि उस जैसी और चीज़ें मार्केट में कितने की मिल रही हैं और हम अपनी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी बेहतर है तो उसके लिए उस प्राइस को उस जैसी चीज़ लाइक मतलब ये दो फर्ज कर लें, दो पेन हैं इस तरह के. एक पेन की जो मेरा है उसकी मुझे स्टैंड लोन प्राइस चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है. लिहाजा मार्केट में उस जैसी ऑब्जर्वेबल प्राइस है दूसरे पेन की उसको मैं अपनी क्वालिटी और अपने मटेरियल के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा. मेरी क्वालिटी बेहतर है तो मैं उस प्राइस को थोड़ा अप कर लूंगा. बहरहाल ये डाटा हमें अवेलेबल होगा. ठीक है. और हमने एक्चुअली क्या करना है, इस 100 को इस रेशो से तकसीम करना है. ठीक है. यानी इस तरह करेंगे 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 150 इंटू 50. तो ये इसकी प्राइस इसकी निकल आएगी. फिर इसी तरह 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 25, फिर 100 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 75. तो तीनों की क्या होगी? अलग-अलग प्राइस निकल आएगी. आगे चलो, ये देखिएगा, ये उसने कैलकुलेशन यहाँ पर की हुई है. ठीक है. ओके. कहते हैं द कस्टमर रिसीव्स अ डिस्काउंट फॉर परचेजिंग द बंडल ऑफ द गुड्स बिकॉज द सम ऑफ. ठीक है. वो कहता है कि जी इनकी स्टैंड लोन प्राइस तो 150 है लेकिन कस्टमर को 100 की क्यों मिल रही है? क्योंकि वो बंडल खरीद रहा है, तीनों चीजों को खरीद रहा है. देखे ना, जैसे हम कहते हैं जी बैट और बॉल इकट्ठे हैं तो वो इतने के हैं, लाइक वो दोनों जो हैं वो 5000 के हैं. लेकिन अगर अलग-अलग खरीदेंगे तो बैट जो है वो 4500 का है, बॉल जो है वो 1500 की है. तो उस तरह वो बन जाएगा जी 6000 रुपए का.
तो इस ये वो चीज है। तो exceeds the promised consideration of ₹100. The entity consider whether it has observable evidence about the performance obligation to which the entire discount belongs in accordance and concludes that it does not। ठीक है, कि क्या किसी एक प्रोडक्ट की वजह से डिस्काउंट तो नहीं है, और कहता है जी उन्होंने कंक्लूड किया कि ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चीज बताई नहीं गई, वो बताएंगे अगर ऐसा होगा तो। Consequently, in accordance with paragraph 76, the discount is allocated proportionately across product A, B, C। ठीक है, कि अगर किसी को इस तरह पता चल रहा हो कि जी ये सारे का सारा जो डिस्काउंट है आपको ए प्रोडक्ट की वजह से दिया जा रहा है, तो फिर वो सारा डिस्काउंट ए प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो सब में से डिस्काउंट है, लिहाजा उनकी प्रोपोर्शनेट प्राइस अभी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये किस तरह से कैलकुलेट हुई है, ये इस तरह से कैलकुलेट हुई है, 100 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्टैंड लोन प्राइस है 50। कैलकुलेट करो जरा भाई, इतना ही बनता है, ये 33 बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़े लिखे तरीके से लिखा हुआ है, हम तो बचपन से ऐसे कर रहे हैं कि जिस चीज में डिवाइड करना हो उसको नीचे रखते हैं और जिस चीज को डिवाइड करना हो उसे ऊपर रखते हैं, और उसका जो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है जिसमें से वो हम जिस प्रोपोर्शन से कैलकुलेट करना है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, कैलकुलेट करके देखा आपने इसे, 33.33 है। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो कैलकुलेशन है ये भी ऐसे ही है, 100 में से हमने 150 के हिसाब से वो पोर्शन निकालना है जो कि कितने के अंदर है, वो 25 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह 100 में से 100 में को हमने 150 से डिवाइड करके इसकी जो मैंने स्टैंड लोन प्राइस बनाई वो कितनी है, वो 75 है। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन कर ली। ये छोटे अपना पांचवी छठी जमात के काम है, नहीं है तो भाई इसको समझने की कोशिश करें, छोटे बहन भाई से राब्ता करें, वो आपको समझा देगा। आगे चलते हैं। Allocating a discount. An entity regularly sells product A, B and C individually, thereby establishing the following standalone prices। ये उन्होंने दी हुई हैं कि जी स्टैंड लोन प्राइस क्या है, इसकी 40 है, इसकी 55 है, इसकी 45 है, तो इस तरह बंडल 140 का बनता है। In addition, the entity regularly sells product B and C together for ₹60। लेकिन कहता है जी ये दोनों जो हैं ये भी रेगुलरली हम 60 में बेचते हैं। केस ए, एलोकेटिंग अ डिस्काउंट टू वन और मोर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ये हमने देखना है कि ये जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है ये किस प्रोडक्ट के अंदर हम इसको किस प्रोडक्ट का डिस्काउंट समझेंगे। ताकि एक्चुअली हम क्यों कर रहे हैं, पिछली एग्जांपल भी और ये भी हमने रेवेन्यू रिकग्निशन करनी है। तो 100 में से जितना प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू है वो जब प्रोडक्ट ए डिलीवर होगी उस वक्त रिकॉग्नाइज कर लेंगे। 100 में से जितना बी का रेवेन्यू है वो जो डिलीवर होगी वो कर लेंगे, सी का है जब वो डिलीवर होगी वो कर लेंगे। तो अल्टीमेटली देयर आर समथिंग कि जी हमने रेवेन्यू रिकग्निशन करना है और रेवेन्यू रिकग्निशन के लिए मुझे हर प्रोडक्ट की अलग-अलग प्राइस चाहिए, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है कि हमने ये देखना है कि डिस्काउंट जो पीछे उसने पैराग्राफ में बात की कि डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर तो नहीं है। तो यस, यहाँ पर ऐसा केस है कि उनकी अपनी अपनी प्राइस तो ये बन रही है 140, लेकिन कहता है कि जी बी और सी जो कि उनकी स्टैंड लोन प्राइसेस ये हैं लेकिन उनको हम टुगेदर 60 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि यहाँ वो कितनी बन रही है, यहाँ उसकी इन दोनों की प्राइस 100 रुपया बन रही है। ठीक है, तो उनकी बंडल की स्टैंड लोन प्राइस भी अवेलेबल है और वो कितनी है, 60। स्टैंड लोन प्राइस किसे कहते हैं, उसकी इंडिविजुअल प्राइस। आगे चलो जी। The entity enters into a contract with the customer to sell product A, B and C in exchange of ₹100. The entity will satisfy the performance obligation for each product at different point in time। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्लिगेशन है, उसका प्राइस एलोकेशन अब हमने करनी है। जो 5वां पॉइंट था 5 स्टेप मॉडल के अंदर वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। The contract include a discount of ₹40 on overall transaction which would be allocated proportionally to all three performance obligation when allocating the transaction price using the relative standalone selling price method। ठीक है, कि वो जो 40 का डिस्काउंट मिला है हमें, यानी बंडल उनकी स्टैंड लोन प्राइसेस 140 हैं जैसे पिछले पेज पे लिखा, लेकिन हम वो बेच रहे हैं 100 रुपए की,
तो ये 40 का डिस्काउंट हम कस्टमर को दे रहे हैं। अब ये डिस्काउंट जो है ये उनकी स्टैंड लोन प्राइसेस की बेसिस के ऊपर हमने एलोकेट कर देना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर दोबारा चेक किया आपने? अच्छा जी, अगर मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही तो जरा हैंड रेज कर दें मुझे। अगर आप लोगों ने हैंड रेज कर दी है तो मेरी आवाज कैसे ठीक नहीं आ रही? इसका मतलब है कि आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कनेक्शन का कोई इशू है। तो हम्म 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 हम्म। ग्रुप में मैसेज करो कि अभी कुछ क्लियर हुआ या उसी तरह से आवाज में मसला आ रहा है। आज क्लास तो यार लाजमी करनी है, एक आध दिन हो गया, अब रोज थोड़ी ऐसे हो सकता है। नहीं पूछो, आवाज का पूछो ना यार। तो रिकॉर्डिंग सही हो रही होगी, रिकॉर्डिंग में भी मसला होगा। हम्म 4 बजे क्लास कर लूं फिर? बताएं, क्योंकि ये चीजें इस तरह से नहीं जिसमें प्रॉब्लम होगी। ग्रुप में मैसेज करें। सॉरी, ग्रुप में मैं तो यार सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं किया होता, पहुंच जाता हूँ, कल भी ऐसे हुआ, आज भी। तो क्या हम लोग 4 बजे क्लास कर लें? अगर तो काम चल रहा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे ये मैसेज करें कि 4 बजे क्लास कर लूँ शाम में। आवाज ठीक नहीं आ रही अभी भी? बच्चे तो कह रहे हैं क्लियर है, वो 847 जब हमने शुरू की तब कह रहे थे। ठीक है, लेक्चर हम अपलोड कर देते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हुई है अभी, लेकिन हम लेक्चर अपलोड भी कर देंगे। चलो भाई उधर चलो। अच्छा जी, अब वो जो 40 का हमें डिस्काउंट मिला है वो हमने ए बी और सी में डिवीजन करनी है उसकी। तो कहता है however because the NT regularly sell product B and C together for ₹60 and product A for ₹40, it has evidence that the entire discount should be allocated to the promises to transfer product B and C in accordance with paragraph। अब आप ये देखें कि जी जो B और C की स्टैंड लोन प्राइस कितनी है, B की कितनी है और C की कितनी है, पीछे चलें जरा। B की कितनी है 55, C की कितनी है 45, तो ये टोटल हो गया 100, ठीक है। और इनकी बंडल में स्टैंड लोन प्राइस कितनी है 60। तो इसका मतलब है रूटीन के अंदर हम जब B और C का ही बंडल बेचते हैं तो हम 40 का डिस्काउंट देते हैं। लिहाजा अब जो A, B और C हम इकट्ठी करके बेच रहे हैं 100 की, तो ये सारे का सारा डिस्काउंट जो है ये किसका है, ये B और C के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, A का कोई डिस्काउंट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि स्टैंड अलोन बंडल जो है वो देखना है कि उसमें कितना डिस्काउंट मिलता है। तो अल्टीमेटली वो डिस्काउंट जो है अगर 60 मिलता है तो हम इस डिस्काउंट को उनके अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। मतलब ये डिस्काउंट जो है उन्हीं दो प्रोडक्ट्स का है, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिस्काउंट तीनों प्रोडक्ट का है। तो यही बात वो यहाँ लिख रहा है। It has evidence that the entire discount should be allocated to the promise to transfer product B and C। Entire discount जो है वो किसको हमने एलोकेट करना है, बी और सी को, इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ, ठीक है। वो पैरा उसका रेफरेंस दिया हुआ है। If the entity transfer control of product B and C at the same point in time, then the entity could as a practical matter account for the transfer of those goods products as a single performance obligation। क्योंकि अगर हमने उनको इकट्ठा ट्रांसफर किया है, उनका डिस्काउंट, उनकी स्टैंड ऑन प्राइस भी दोनों की अलहदा से है, तो हम उसकी दोनों का रेवेन्यू जो है वो जब दोनों डिलीवर करेंगे हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए सिंगल परफॉर्म। दैट इज द एंटी कुड एलोकेट ₹60 of the transaction price to a single performance obligation and recognize the revenue of 60 when product B and C simultaneously transfer to the customer। ठीक है, B और C जब हम इकट्ठी simultaneous का मतलब इकट्ठे डिलीवर करेंगे तो B और C का जो रेवेन्यू है वो 60 रिकॉर्ड कर लेंगे और बाकी जो रेवेन्यू बचेगा वो किसका होगा, वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ए का होगा। दैट विल बी ₹40। वो जब वो डिलीवर करेंगे पहले या बाद में तो फिर हम उस प्रोडक्ट को 40 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। If the contract requires the entity to transfer control of product B and C at different points in time, और अगर इनका पॉइंट एंड टाइम ट्रांसफर करने का डिफरेंट होता है तो फिर क्या करेंगे, then the allocated amount of 60 is individually allocated to the promise to the transfer B and C। तो फिर हम उनको क्या करेंगे, उस 60 को, अगर तो मैं इकट्ठी चीज बेच रहा हूं तो मैं कहूंगा कि जी वो दोनों 60 की हैं, मैं उसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लूंगा। यानी उनका वो डिस्टेंट गुड्स हैं और एट द सेम टाइम वो डिलीवर हो रही हैं, प्राइस उनकी एज ए बंडल हुई है। लेकिन अगर उन दोनों को मैं डिफरेंट टाइम पॉइंट एंड टाइम के ऊपर डिलीवर कर रहा हूं तो जब बी को डिलीवर करूंगा मुझे बी का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, जब सी को डिलीवर करूंगा तो उसका करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने जब वो बंडल में थी फिर तो हमने कह दिया कि जी ये दोनों 100 की नहीं है 60 की हैं, सारा डिस्काउंट उसी में से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। लेकिन जब उनका डिलीवरी का पॉइंट एंड टाइम डिफरेंट हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो उनकी जो प्राइस है उसकी आपस में तो सेग्रीगेशन होनी है ना। तो उसके लिए वो क्या कह रहा है कि उनकी जो स्टैंड अलोन प्राइसेस है ना उनको आप यूज करेंगे, ठीक है। यानी हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे कि प्रोडक्ट जो हमारी क्या कहते हैं बी की प्राइस है वो ऐसे कैलकुलेट होगी। किस तरह कैलकुलेट होगी कि जी 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 55, ठीक है, ये आ गया। और फिर सी की प्राइस कैसे होएगी, ये होएगी आपकी 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 45। कैलकुलेट करें जी ये कितनी कितनी बनती है,
33 और ये बनी और ये कितनी बनी 27, टोटल ये फिर कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये 33 और 27 आगे चलें, ये उसने कैलकुलेशन की हुई है कि 33 और 27, ये आप जिस तरह मैंने बताया उस तरह आगे लिख लें तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद केस बी जो है वो एक है रेजिडुअल अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच जो है वो क्या है, वो अल्टीमेटली द एंटी एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी as described in case A. The contract also includes a promise to transfer product D. टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज 130। ये अब एग्जांपल जो है उसने एक और एग्जांपल कंसिडर कर ली है। ठीक है, केस बी के लिए कि उसमें ए बी सी और एक और प्रोडक्ट उसमें ऐड कर दी प्रोडक्ट डी, टोटल कंसिडरेशन है वो 130 है। स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस फॉर प्रोडक्ट डी इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, वो कहता है हाईली वेरिएबल है बिकॉज द एंटी सेल्स प्रोडक्ट डी टू डिफरेंट कस्टमर फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट्स। 15 से लेके 45 तक उसकी रेंज है जी। ये देखें, वो किसी को 15 में बेच देते हैं, किसी को 20 में बेच देते हैं, जहां वो कहते हैं दाव लगता है लगा लेते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंटली the entity decided to estimate the standalone selling price of product D using the residual approach. ठीक है, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक स्टैंड लोन प्राइस नहीं है, उसकी एक रेंज है 15 से लेके 45। वो 15 में बिकती है अलहदा से, वो 20 में बिकती है, 22 में, 25 में, 30 में, 35 में, 38 में, 40 में, 45 में। तो लिहाजा वो क्या कह रहा है जिनकी स्टैंड लोन प्राइस अलहदा से अवेलेबल है उनकी प्राइस जो है वो एलोकेट उसकी बेसिस पे कर लें, और बाकी जितनी प्राइस बचेगी वो कह दें जी रेवेन्यू बचेगा वो कह दें प्रोडक्ट डी का। इसे हम बोलते हैं रेजिडुअल अप्रोच। देखिएगा जरा किस तरह इसने काम करना है कि जिनकी स्टैंड लोन प्राइस मुझे अवेलेबल है मैं उस बेस के ऊपर उनको प्राइस एलोकेट कर देता हूं, और टोटल बंडल की प्राइस में से उन तीनों की प्राइस ए बी सी डी की एलोकेट करने के बाद जो बचेगी वो फिर किसकी है प्रोडक्ट डी की रेजिडुअल, क्योंकि प्राइस है, क्योंकि उसका एक रेंज है 15 से लेके 45 तक, उसके अंदर वो कहीं आ जाएगी। बिफोर एस्टिमेटिंग द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस of product D using the residual approach, the entity determines whether any discount should be allocated to other performance obligation in contract in accordance with। ठीक है, कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कोई डिस्काउंट है, वो कैसे पता चलेगा कि बाकी तीनों प्रोडक्ट कितने की बिक रही हैं स्टैंड लोन में और यहाँ पर हमें उनके लिए कोई डिस्काउंट है या नहीं है। As in case A, because the entity regularly sells product B and C together for piece 60 and product A for piece 40, it has observable evidence that rupees 100 should be allocated to these three products, and a rupees 40 discount should be allocated to the promises to transfer product B and C in accordance with the paragraph 82। वो कहता है कि जी A, B और C, वो कहता है कि जी इनकी प्राइस 60 है और इसकी प्राइस 40 है, इसका हमारे पास ऑब्जर्वेबल एविडेंस है। और अब हमने डी प्रोडक्ट ऐड किया और इस चीज की कीमत हमने कितनी कर दी है 130। ठीक है, लिहाजा वो कह रहा है कि जो डिस्काउंट है सारे का सारा वो बी और सी के अंदर जो है वो डिवीजन हो जानी है उसकी। लेकिन जब हम 130 की टोटल चौथी चीज भी साथ मिला के बेच रहे हैं तो ए जो है वो कितने का 40 का है, बी की प्राइस हमने अलग-अलग निकाली है, एक की हमने 33 निकाली, एक की हमने 27 निकाली, वो उस बेस के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, होगी 60 ही, लेकिन उस 60 अगर दो अलग, वो दो केसेस हैं कि अगर मैंने बी और सी को इकट्ठा डिलीवर करना है तो 60 है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बी और सी को अलग-अलग पॉइंट इन टाइम पे करना है तो बी की कितनी है हमने इधर निकाली, बी की 33 है और सी की कितनी है 27 है। ए की प्राइस भी रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज हो गया, बी का भी हो गया, सी का भी हो गया, बाकी क्या बचा, बाकी रेजिडुअल अप्रोच के तहत बाकी बचा 40, बाकी कितना बचा 30। 130 में से ये 40 निकल गया, 33 27 निकल गया, क्योंकि हम कह रहे हैं ये देखें अगर बी और सी अलग-अलग पॉइंट इन टाइम पे डिलीवर होंगे तो फिर इनकी दोनों की प्राइस ये अलग-अलग 33 और 27 डिटरमिन होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इकट्ठे डिलीवर होंगे तो फिर वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फिर उन दोनों की प्राइस 60 होगी। ठीक है, तो लिहाजा ए की 40 बी और सी की 60 या ए की 40 और बी और सी की 33 और 27 दोनों सूरतों में 100
प्राइस एलोकेट होगी इन तीनों प्रोडक्ट्स को, बाकी प्राइस कितनी बची 30, वो रेजिडुअल अप्रोच के तहत वो किस प्रोडक्ट की प्राइस है, वो प्रोडक्ट डी की प्राइस है। आगे चलें, ये देखिएगा, यूजिंग द रेजिडुअल अप्रोच एंटी estimates the standalone selling price of product D to B 30 as follows। ठीक है, क्या हुआ, ये उसने कहा जी 40 इसकी है, 60 उन दोनों की है, अगर वो इकट्ठे डिलीवर हों। मैंने बताया इसके अंदर दो ऑप्शन दी हैं, अगर बी और सी इकट्ठे डिलीवर होंगे तो 60 उनकी है, अगर अलग-अलग डिलीवर होंगे तो फिर ये 33 और 27 है, फिर भी ये 60 बनेगी, लेकिन उनका रेवेन्यू अलग-अलग रिकॉग्नाइज होगा और इसका 40 होगा। तो बाकी जो प्राइस है वो कितनी है 30। ये बिल्कुल क्लियरली ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये पता होनी चाहिए। तो ये हम बाकी हम कहेंगे 130 में से 100 उनकी प्राइस एलोकेट होगी, तो बाकी जो 30 की प्राइस है वो किसकी प्राइस है, वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट डी की प्राइस है। क्या कह रहा है जी ग्रुप, अभी तो नहीं कोई मसला है ना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। The entry observed that the resulting रुपीज 30 एलोकेटेड टू प्रोडक्ट डी इज विद इन द रेंज ऑफ दी, वो जो हमने कहा था जी वो 15 रुपए से लेके 45 रुपए के दरमियान कोई भी उसकी कीमत होती है। तो कहता है जी आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रुपीज 30 है ये इस रेंज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर द रिजल्टिंग एलोकेशन इज कंसिस्टेंट विद द एलोकेशन ऑब्जेक्टिव इन पैराग्राफ। एलोकेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हर प्रोडक्ट की हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की कहना चाहिए, प्रोडक्ट अगर इकट्ठी डिलीवर होंगी तो वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि उसकी हम अलग-अलग रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकें। तो कहता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसके साथ हमारी ये एलोकेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, जैसा कि साबित भी हो गया है। रेजिडुअल अप्रोच इन इज इनअप्रोप्रिएट, कहता है जी कब रेजिडुअल अप्रोच इनअप्रोप्रिएट होगी। The same facts as in case B apply to case C, except the transaction price is rupees 105। अब वो कह रहा है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 105 है। अब अगर मैं पिछले केस बी की तरह इसकी एलोकेशन करता हूं तो फिर प्रोडक्ट डी के हिस्से कितना रेवेन्यू आएगा, सिर्फ 5, क्योंकि ऊपर वाला 100 जो है वो तो ए और बी और सी में एलोकेट हो गया। तो ये 5 जो है वो कहता है कि जी ये इस रेंज से बाहर है। ठीक है, हम तो कहते हैं ये स्टैंड अलोन 15 और 45 के दरमियान किसी प्राइस में बेचते हैं। तो ये क्या स्टोरी हुई, कहता है कंसिक्वेंटली the price is 105 instead of 130. Consequently, the application of the residual approach would result in a stand-alone selling price of rupees 5 for product D. ठीक है, वो कैसे निकलती मैंने बता दिया। The NT concludes that rupees 5 would not faithfully depict the amount of consideration to which the NT expect to be entitled in exchange for satisfying its performance obligation to transfer product D, because रुपीज 5 डज नॉट अप्रोक्सीमेट द स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डी। तो कहता है कि जी ये इसका प्रॉपर रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी स्टैंड लोन प्राइस के करीब करीब भी नहीं है, वो 15 और 45 के दरमियान है। माना कि वो वाइड रेंज है, लेकिन कम से कम 5 वो नहीं है। ठीक है, ओके। Consequently, the NT reviews its observable data, including sales and margin reports, to estimate the standalone selling price of product D. Using another suitable method, the NT allocates the transaction price of rupees 105 to product A, B, and C, using the relative standalone selling price of those products in accordance with para। फिर हम क्या करेंगे, कहता है जी उनकी स्टैंड लोन प्राइसेस की रेशियो बना लें। ठीक है, कि जी ए की स्टैंड लोन प्राइस कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, डी की कितनी है। ठीक है, इसकी फर्ज कर लें इसकी हम कहते हैं जी 40 है, इसकी हम कहते हैं जी 35 है, इसकी हम कहते हैं जी 30 है, और इसकी हम कहते हैं जी, ये भी फर्ज कर लें ये हम कहते हैं जी 45 है। तो अब इनकी जिस रेशो में ये इनकी बन रही है उस हिसाब से 105 को हर एक में अलग-अलग डिवाइड कर लें। ठीक है, ये कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, तो ए की प्राइस कैसे निकलेगी, ए की ऐसे निकलेगी, 105 को हमने डिवाइड करना है, 150 इनकी स्टैंड लोन के हिसाब से बनती है, इनटू स्टैंड लोन की 40 के हिसाब से कितनी बनेगी। ठीक है, कितना
28 ये बन जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह बी की प्राइस जो है वो 105 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, इनटू इसकी स्टैंड लोन कितनी है 35, ठीक है, ये कितनी आ गई 25 कह लें, एंड सो ऑन। इसी तरह सी की एक प्राइस निकल आएगी, डी की एक प्राइस निकल आएगी, और ये टोटल मिलके 105 बन जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी वो जो रेजिडुअल प्राइस जो है उस रेंज में ना आ रही हो तो फिर आप रेजिडुअल प्राइस अप्रोच यूज नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस के प्रोपोर्शनेट में आप उस प्राइस को जो टोटल प्राइस है 105 की उसे डिवाइड कर देंगे। आगे चलो जी। अच्छा जी, अब एलोकेशन वाला मामला हो गया क्लोज, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी हमने पढ़ा है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में लेना है। कौन सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सी नहीं है। An NT, a provider of consulting services, wins a competitive bid to provide consulting services to a new customer. The NT incurred the following costs. ये हमने पीछे एग्जांपल भी पढ़ी है। एक्सटर्नल लीगल फी, ड्यू डिलीजेंस, ट्रेवल कॉस्ट, ये हम पीछे एग्जांपल पढ़ के हैं, कमीशन टू द सेल्स एम्प्लॉय एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाली दोनों कॉस्ट हैं, ठीक है, ये वैसे ये तीनों ही कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, लेकिन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है और कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए हमने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने पे कौन सी कॉस्ट इनकर होती है। ये ऊपर वाली दोनों कॉस्ट लगे ही लगेंगी चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, लेकिन जो तीसरी कॉस्ट है वो तब मिलेगी जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तब हम कमीशन देंगे वो जो सेल्स एम्प्लॉय जिसने ये काम हमें लेके दिया है। In accordance with para, ठीक है, the NT recognizes an asset for ₹10,000, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द अकाउंट। देखें मैं आपको फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तीनों कॉस्ट जो हैं ये कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉस्ट ऑफ लेकिन इनमें से ये वाली जो कॉस्ट है कमीशन, ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है ऊपर वाली दोनों। तो वो वाली कॉस्ट जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाएगी, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं कहलाएगी, ठीक है, ओके। यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है। In accordance with para 91 of 15, the NT recognizes an asset for ₹10,000 incremental cost of obtaining the contract arising from the commissions to sale employee, because the NT expect to recover those costs through future fees for consulting services. The NT also pays discretionary annual bonuses to sales supervisor based on annual sale targets, overall profitability of the NT, and individual performance evaluation. In accordance with para this, the NT does not recognize an asset for the bonuses paid to sales supervisors because the bonus are not incremental to obtain the contract. कहता है जी वो जो बोनस हम अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बेस पे ऊपर देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ठीक है। कहता है जी वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, लिहाजा उस कॉस्ट को हम जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं कह सकते, जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है बोनस की। द अमाउंट आर डिस्क्रिशनरी एंड आर बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। कहता है ये डिस्क्रिशनरी है और कुछ और फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह हैं, लिहाजा ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो है, बल्कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, ठीक है। ये ऊपर जो तीनों कॉस्ट हैं इनमें से दो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल नहीं है। यानी जिसके अंदर दो चीज़ें नहीं होंगी वो वाली कॉस्ट जो है वो हमने कंसिडर करनी है, ठीक है। नंबर वन
कि वो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, और नंबर 2 वो डिस्क्रिशनरी ना हो, वो कंपल्सरी हो, यानी इंक्रीमेंटल हो और कंपल्सरी हो, फिर वो वाली कॉस्ट जो है उसको हमने क्या करना है, हमने लेना है, अदरवाइज उन कॉस्ट को हमने इग्नोर कर देना है। ठीक है, वो कॉस्ट तो हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस तो है लेकिन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं बनेगी। द अमाउंट्स आर डिस्क्रिशनरी एंड बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स। कहता है जी, ये देखिए, इसलिए वो कहता है जी जो डिस्क्रिशनरी हैं, इस पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। इस पैराग्राफ में वो ये कहता है कि जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं, तो जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, ये ऊपर वाली दोनों, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। सो कॉस्ट डिस्क्रिशनरी नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होने के लिए, और कॉस्ट जो है वो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, तब वो कॉस्ट जो है वो हमारी क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बनेगी। Then to observe that the external legal fee and travel cost would have been incurred regardless of whether the contract was obtained. Therefore, in accordance with para this, those costs are recognized as expense when incurred unless they are within the scope of another standard, in which case the relevant provision of that कि हाँ किसी और स्टैंडर्ड के तहत ये वाली कॉस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड के तहत अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके लिए आपने किसी बंदे को भेजा है प्रॉपर्टी लेने के लिए और उसको ट्रैवल कॉस्ट दी है, तो वो कैपिटलाइज होगी। किसी को लीगल फी है तो वो कैपिटलाइज होगी। लेकिन इस स्टैंडर्ड के तहत जो है कॉस्ट जो है जब तक इंक्रीमेंटल नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। एंड नंबर 2 वो डिस्क्रिशनरी नहीं होगी, तब वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। अगर डिस्क्रिशनरी होगी, जैसे ऊपर बोनस और बाकी पैरामीटर्स की बात की है, तो वो वाली कॉस्ट जो है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं होगी। आगे चलो। बस जी, यहाँ से एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड रिसीवेबल। इसके ऊपर कल बात करेंगे। आज हमने एलोकेशन ऑफ द रेवेन्यू की है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की है, और आखिर में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो डिस्कशन की है कि कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो होप सो कल इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे चलेंगे। लेक्चर आज मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, फिर भी कोई इशू हुआ तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। हैंड रेज किया हुआ है जी हसन ने, आवाज आज मसला कर रही है आपकी। जी हसन, अहमद हसन। जी सर, यही बता रहा था मैंने, तो आपकी अहमद आधी हसन, बात क्वेश्चन समझ है आपका आती है कोई? और आधी नहीं आती। नहीं नहीं सर, मैं यही कहना था कि आपकी आधी बात समझ आप आती है, ग्रुप आधी में नहीं अपना आती। क्वेश्चन लिख दें, हम उसको। ठीक है। वीडियो भी वाइब हो गई है। अहमद हसन, क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है अहमद हसन, आप अपना क्वेश्चन ग्रुप में लिख दें, हम उसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, और कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। मैं लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज की जो डिस्कशन थी बिल्कुल टू दी पॉइंट है, कोई ऐसे जनरल बातें नहीं हैं। आप इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से आज पढ़ लें, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम कल इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं जहाँ आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जितने मर्जी क्वेश्चन होंगे मैं कल दोबारा इसके ऊपर बात कर लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।